हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 के बारे में। देखिए, यूनिट नंबर 3 का हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था क्या कि आपके सेंट्रल फोर्सेस क्या क्या होते हैं, उनके ऊपर बेस कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। अब देखिए, आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन है ना सेंट्रल फोर्स के ऊपर, जो क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूफ करेंगे जो हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा आपको, सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत प्रत्येक कण की गति सदैव एक ही समतल में होती है। आपको सिद्ध करना है कि अगर कोई भी पार्टिकल जो कि केंद्रीय बल के अंतर्गत मोशन में है, तब ध्यान रखना वो पार्टिकल हमेशा एक ही प्लेन में क्या करे भाई, मूव करे। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको पता है कि केंद्रीय बल क्या है, और मैंने वहाँ बताया भी तो उसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। फिलहाल मैं आप आगे से स्टार्ट करूँगा क्योंकि मैंने बता दिया आपको केंद्रीय बल क्या होते हैं। तो देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे। क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में ऐसा कैसा पूछा गया है, सबसे पहले हम जानते हैं तो वी नो दैट। अगर आप हिंदी में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं हम जानते हैं, कि मैंने इंग्लिश में लिख दिया। हम जानते हैं कि देखो केंद्रीय बल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया था एफ वेक्टर आर इजिकल्स टू हमारे पास होता है भैया एफ आर और आर कैप, साथ में आप प्लस माइनस आता है। और जो विद्यार्थी पहला लेक्चर देख चुके उन्हें पता है कि प्लस माइनस आता है सिर्फ और सिर्फ आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रवृत्ति को बताने के लिए। बट मैं यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहा हूँ तो इसलिए उनको नेगलेक्ट मान सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो हम ये जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दे दिए, ये आप जानते ही हो। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके दोनों तरफ हम क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों तरफ आर वेक्टर से गुणा करने पर, अब देखिए ध्यान रखना, वेक्टर से गुणा करने का मतलब हो गया ऑपरेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान रखना। तो आर यह आ गया क्रॉस, हमारे पास क्या आ गया एफ फैक्टर आर इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा एफ आर। देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा आर वेक्टर का मल्टीप्लाई हो जाएगा आर कैप के साथ, ठीक है ना। अब देखिए आर वेक्टर आर कैप का जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो जीरो हो जाएगा वेक्टर प्रॉपर्टी से, आपको पता ही है। तो हमारे पास बचेगा क्या, आर वेक्टर क्रॉस एफ आर हमारे पास बच गया, और ये क्या हो गया हमारे पास पूरा ही जीरो हो गया। अब किसी को समझ में नहीं आया जीरो कैसे होगा तो एक बार साइड में देखने में बताता हूँ कि आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर को आप लिख सकते हो आर और आर कैप, सही लिख सकते हैं ना, वेक्टर इज इक्वल टू, और यहाँ क्या है आर कैप। अब जब ये तो कांस्टेंट हो गया मैग्नीट्यूड में, आर कैप का आर कैप से करोगे तो क्या आ जाएगा जीरो, और पूरे को जीरो से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ तक आगे में इक्वेशन नंबर 2 हमें प्रूफ करना है कि जो पार्टिकल्स या इसे मोशन कर रहे हैं वो कौन सा एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो एफ आर होता है ना भाई, बल जो होता है एफ आर हमारे पास, यहाँ ध्यान रखना वेक्टर यहाँ है, ठीक है। एफ आर जो है वो क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है भैया डी टू एम इंटू ए होता है ना, तो डी आर बाई डी टी स्क्वायर हमारे पास हो गया। ध्यान रखिए मैं कर गया, यहाँ आर वेक्टर है। ये कैसे आए थे कि एफ बराबर हम जानते हैं क्या होते हैं एम ए होता है, तो एम तो हमारे पास ए ही, और स्थिति सदिश हमारे पास आर वह है, तो आर के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन ए इजिकल टू आपने पढ़ रखा होगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, वहीं तो पढ़ रखा था आपने। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या है आर, तो एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे आर से, हमारे पास क्या आ गया। अब ये वैल्यू उठा के आप क्या पुट करोगे, समीकरण नंबर 2 में पुट करो, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या आर वेक्टर क्रॉस हमारे पास एफ की जगह क्या आ गया एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया जीरो। अब देखो टी है, अब देखो एम हमारे पास क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो जीरो में चली जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा आर क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इजिकल्स टू हमारे पास आ गया जीरो। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए मैं लिख रहा हूँ स्टार मार्क करके, ध्यान रखना कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एफ डी आर बाई डी टी ब्रैकेट आर वैक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी वैक्टर है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या है मैं कह रहा हूँ कि समझना कि क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर कैसे लिख सकते हो, तो पहले इसको सोल्व करो ताकि आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका सोल्व कैसे करो, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, सेकंड का अवकलन कितना हो जाएगा डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इस बार क्या है ये रहा, देखो फर्स्ट इंटू सेकंड हो गया, तब सेकंड क्या है हमारे पास डी आर बाई डी टी, सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा डी आर बाई डी टी। अब ध्यान से देना, ये एक तरीके से ये ए मानो, ए क्रॉस ए वेक्टर नहीं होगा, और सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है जीरो होता है, तो हमारे पास क्या आ गया डी बाई डी टी ब्रैकेट आर डी आर बाई डी टी, और ये तो जीरो होने का कट गया, यहाँ कितना बचेगा हमारे पास आर वेक्टर क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। मैंने ये तो बोला, देखो यहाँ से आप क्या करो भाई डी टू आर बाई डी टी ये वाला इसके बराबर है, तो इसकी जगह यहाँ है ना, ये देखो दोनों सेम ही तो है, तो मैं क्या करूँ इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो देखो ये वाली वैल्यू पुट करने पर हमारे पास क्या होगा, यही देख लेते आगे एक बार। जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगा देखो यहाँ से जाएगा डी बाई डी टी ब्रैकेट आर क्रॉस डी टू आर बाई डी टी का होल वेक्टर यहाँ पे, ठीक है ना।
इक्वल टू क्या आ गया 0। और ये मैंने कहा गया भैया, ये मैंने रखा था समीकरण नंबर 3 से, ठीक है, ये किसी को नहीं पता हो तो अब देखिए ढंग से समझना, किसी भी क्वांटिटी, ये कोई क्वांटिटी उसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो अवकलन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी क्वांटिटी का अगर डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है, वो क्वांटिटी क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। यानी कि ये वाली क्वांटिटी हमारे पास क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई, कांस्टेंट आ गई। और ये हमें प्रूफ करना था। अब यहाँ ढंग से देखिए, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास किसको, स्थिति सदिश को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी ध्यान रखना यहाँ पे, एक मिनट, मैंने इसकी जगह ये वाली वैल्यू उठा के रखी थी, ये वाली, इसमें आर ही था, ठीक है ना, ये स्क्वायर गलती से आ गया यहाँ पे। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कण की वेग को, यानी कि दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, कण के वेग को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ध्यान समझने, यहाँ पे समझने वाली बात है, बाकी आंसर तो आ चुका है, समझो कैसे तो बताओ। आपने क्या बोला भाई, डी आर इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ क्या है, कांस्टेंट है, मतलब क्या है, कांस्टेंट तभी रहेगा जब ये जो आर है वो टाइम पे डिपेंडेंट ना हो, समझ में आया, तभी कांस्टेंट रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम टाइम टी बराबर आपसे 1 सेकंड पे चेक करो, टी बराबर से 10 सेकंड पे चेक करो, हर सेकंड पे क्या होगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा इन दोनों का प्रोडक्ट। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, हर समय के ऊपर कांस्टेंट रहेगा, मतलब टाइम के साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि हमें रहना कांस्टेंट ही है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो प्लेन है ना, वो भाई कहने का मतलब ये है कि टी बराबर 1 सेकंड पर मैं यहीं खड़ा हूँ, सोचो, और टी बराबर 10 सेकंड पर भी मैं यहीं खड़ा हूँ, मतलब मेरा जो स्थिति है वो चेंज हो ही नहीं रही है ना। तो यहाँ पे यही समझा रहा है क्या कि डी आर बाई डी टी का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे कांस्टेंट बता दिया कि समय के ऊपर ही डिपेंड कर ही नहीं रहा, समय के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा। तो जब मैंने बताया था, जब मोशन की आपको डेफिनेशन दी थी लेक्चर नंबर 1 में, यदि समय के ऊपर डिपेंड नहीं करा तो किस में रहेगा ये भैया, ये स्थिर अवस्था में रहेगा, मतलब ये दोनों हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहेगी। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगी, एक ही समतल को बनाएंगी। समझ में आया कि भाई समय के साथ साथ इसकी कोई पोजीशन में चेंज होगा ही नहीं, टाइम की वैल्यू आप कुछ भी कर लो, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि हर हमेशा इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब अगर इसकी क्रॉस प्रोडक्ट, कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 5 है ना, तो आप यहाँ वैल्यू कितनी ही रख लो, ये हमेशा फाइनल आंसर 5 ही देगा आपको। जब फाइनल आंसर हमेशा 5 ही देगा, यानी क्या होगा, ये दोनों मिलकर प्लेन बना रहे हैं, हर बार एक ही प्लेन क्या कहेगा, कांस्टेंट हो गया। तो कुल मिला के हमारे जो कण की गति थी ना, ये प्रूफ कर दें यहाँ पे, ये जो आया है ना, ये क्या प्रूफ कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत प्रत्येक गण की गति सदैव एक ही समतल में होती है। समझाने की पूरी कोशिश करिए, नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से पूरी वीडियो को देखो और प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखना, ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैं बता दूँ आपको, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक देखिए। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, क्या है कि सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत कण का कोणीय संवेग नियत या संरक्षित रहता है। पहले हमें सिद्ध करना था कि कण की गति एक ही प्लेन में होती है, वो हमने सिद्ध कर दिया। अब हम डिस्कस क्या करेंगे कि जो कण का कोणीय संवेग होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है, हमें ये वाला प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, इसका आंसर स्टार्ट होगा तो हम लिखेंगे हम जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हो आपकी, टो बराबर होता है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, की बल आगुण टो बराबर क्या होता है, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी होती है। अब देखो टो तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, बल हमारे पास कौन सा आएगा, केंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे, एफ वेक्टर आर, और साथ में क्या आ गया, लंबवत दूरी तो आर वेक्टर ही रह गई। अब देखिए टो बराबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ आर और आर कैप, केंद्रीय बल की परिभाषा मैंने बताया था, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास आर वेक्टर। अब ध्यान समझना, टो इज इक्वल्स टू एफ आर क्या है, मैग्नीट्यूड क्वांटिटी है, तो देखो बाहर जाएगा हमारे पास, यहाँ क्या बचा, आर कैप क्रॉस हमारे पास क्या बचा, आर वेक्टर। वहीं देखिए वेक्टर का क्रॉस भी बताया था, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 0 हो गया। तो टो बराबर हमारे पास क्या बचेगा, एफ आर और ब्रैकेट में क्या बचा, 0 का मल्टीप्लाई से करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। टो की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। लेकिन बट हम जानते हैं भैया टो बराबर एक और होता है, टो बराबर क्या होता है, डी जे बाई डी टी होता है ना टो बराबर, आप ये भी जानते हो। जहाँ पे जे क्या है आपका, जे हमारे पास होता है क्या, कोणीय संवेग, क्या है, कोणीय संवेग है, सॉरी, आप जानते हो टो बराबर डी जे बाई डी टी होता है। अब ये एक है, ये समीकरण नंबर से दो, तो आप क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से। अब देखो 1 से तो हमारे पास क्या है भैया 0, और 2 से हमारे पास क्या है भैया, डी जे बाई डी टी, यहाँ पे 0 आ गया। अब देखिए वही किसी फलन का डिफ्रेंशिएशन हमने करा, अवकलन हमने किया, वो कांस्टेंट आ 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो क्वांटिटी क्या होगी हमारे पास, कांस्टेंट होगी। जे क्या हो जाएगा हमारे पास, नियतांक हो जाएगा या नियत हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा या नियत हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था क्या, कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत जो कण का कोणीय संवेग होता है वो नियत होता है, मतलब कांस्टेंट आनी चाहिए जे की वैल्यू, और जे की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कांस्टेंट आ गई। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया।
अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान में रखना है। मैंने वो डेरिवेशन करवाई जो आपको एग्जाम में आनी होती है। सभी डेरिवेशन करोगे तो अभी कोर्स बहुत लंबा है हमारा, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट में आपको ये ध्यान रखना है क्या कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत कण की गति का समीकरण जो होता है वो निम्न प्रकार से होता है। कैसा होता है? एम ब्रैकेट d2r/dt² माइनस आर ब्रैकेट डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एफ आर। ये क्या होते हैं भैया? एक तो ये केंद्रीय बलों के अंतर्गत जो कण की गति के समीकरण होते हैं वो दो होते हैं। पहला तो मैंने बता दिया ये, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? एम ब्रैकेट आर d2 थीटा dt² प्लस 2 dr dt ब्रैकेट डी थीटा डी आर इज इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास क्या होते हैं? केंद्रीय बलों के अंतर्गत कण की गति के समीकरण होते हैं। जहाँ पर बात करें ये जो है ना, ये अंदर की वैल्यू लिखी है ब्रैकेट के अंदर, ये कहलाती है आपकी क्या? त्रिज्यक त्वरण कहलाती है। ये आपको सीधा याद रखना है, ठीक है ना। ये क्या कहलाती है? त्रिज्यक त्वरण कहलाती है। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यू है वो कहलाती है आपकी द्विगंशी त्वरण। क्या कहलाती है? द्विगंशी त्वरण, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हो? ए थीटा से रिप्रेजेंट करते हो। इन दोनों की डेरिवेशन है, हालांकि लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है ना, पूछी गई है तो मैं करवा नहीं रहा, ठीक है ना। इसलिए इन दोनों को आप क्या करोगे? ऐसे ही आपको क्या करना है? इनको लर्न कर लेना, ठीक है ना। स्टार मार्क करके लर्न कर लेना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा? दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। पहला हमारे पास ये देखिए कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत कण की गति सदी हुई एक समतल में होती है, इसका सॉल्यूशन मिल गया आपको। दूसरा हमने कवर किया क्या कि सिद्ध कीजिए केंद्रीय बलों के अंतर्गत कण का कोणीय संवेग नियत रहता है, ठीक है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा इसकी नोट्स PDF डाउनलोड चाहती हो या और भी कुछ जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बुक जरूर चेक कर लिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।